जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप लोग जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग उसको गौर से देखा करें और फिर उसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ शेयर किया करें। मुझे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। हेजिटेंट नहीं होना आपने ना, हेजिटेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी आपको अगर इशू है लेसन में, तो आज लास्ट टाइम हमने आई थिंक जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम को क्रिएट करना देखा था, किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। तो आज हम जो अ, देखने जा रहे हैं वो है उससे जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम उसमें उसको फर्दर लेके आगे चलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी कि डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल उस वक्त होती है जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और एक साइड से मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एक ही चीज है। तो उसमें डाटा की एक पीक होती है जिस पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उस डेटे की। तो वो और अगर उस टॉप फ्रीक्वेंसी से डाइसेक्ट किया जाए तो ग्राफ को, तो वो इक्वली दोनों साइडों पे डाटा इक्वली लाई करता है। तो अगर डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्राफ में इस तरह से हो और इसके ऊपर अगर हम एक जो है वो कर्व सा बनाए, तो ये दिस कर्व इज कॉल्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये नॉर्मल हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं, बेल शेप्ड हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं। तो राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मींस के जो डेटा है वो जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो पीक है वो लेफ्ट साइड पे है और जो राइट साइड पे जो है वो डेटा वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही है। फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी को ही लेके चलें तो फ्रीक्वेंसी राइट साइड पे कम होती जा रही है और पीक जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व की गई है वो लेफ्ट साइड पे है। दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड distribution. A right skewed distribution, if I read the description, a right skewed distribution is also called a positively skewed distribution. Right skewed distribution को positively skewed distribution भी कहा जाता है। In a right skewed distribution, a large number of data values occur on the left side with a fewer number of data values on the right side. देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर इसको कंसिडर किया जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो ही आप राइट साइड पे आते जाएंगे तो ये डाटा की फ्रीक्वेंसी जो कम होती जाएगी। तो इन राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन a large number of data values occur on the left side with a fewer number of data values on the right side. A right skewed distribution usually occurs when the data has a range boundary on the left side hand side of the histogram. For example, boundary of zero। तो यानी कि जीरो के करीब जो डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो उसको हम राइट स्क्यूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। राइट स्क्यूड, आगे एक एग्जांपल के साथ इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर हो जाएगी। अ स्क्यूड राइट हिस्टोग्राम या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन is a histogram that is skewed to the right. In this histogram, the bars of histograms are skewed to the right. Hence called a skewed right histogram. Skewed right
हिस्टोग्राम, ये डिफरेंट नेम्स हैं बट चीज एक ही है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग histogram shows the number of people corresponding to different wage ranges. The histogram is skewed to the right. For example, maximum number of people wages range from 10 to 20,000। तो ये पिक्चर में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे इस राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम में या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को अगर देखें तो वेजेस जो है वो एक्स एक्सिस पे हैं और फ्रीक्वेंसीज जो है उसकी वो वाई एक्सिस पे हैं। तो ये रेंजेस हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 50, वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो 10 और 20 के, यानी कि जो डाटे की रेंज 10 20 है, जैसा कि बताया गया है कि 10 20 जो है वो वेज रेट बताया गया है 20, यानी कि 10,000 से 20,000 जिन लोगों की सैलरी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो 50 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 10 to 20 के दरमियान है। और अगर आप आगे जाते जाएं 20 से 30,000 तक, 30 से 40,000, 40 से 50,000, 50 से 60,000 एंड 60 to 70,000, तो ये नीचे वाली ये आपकी क्लासेस हैं। तो जैसे जैसे आप पैसे सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे डाटा वैल्यू जो है वो ज्यादा थी और राइट साइड पे डाटा वैल्यू कम थी। डाटा की जो पीक थी वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा थी और बाकी वो अगर आप राइट साइड पे देखें तो उसकी डाटा वैल्यूज कम होती गई। और दूसरी चीज ये है कि राइट स्क्यूड में बताया गया है कि जीरो के करीब डाटा वैल्यू जो है, अगर डाटा की रेंज स्टार्ट होती है तो वो जीरो के करीब से स्टार्ट होती है। यू कैन सी ऑन दिस एक्स एक्सिस कि वो जीरो के करीब उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। अब इसी का मिरर इमेज आप दूसरी साइड पे अगर कर लें तो आप कह सकते हैं कि वो लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि लेफ्ट स्क्यूड में आपका जो पीक है वो राइट साइड पे होगा। ठीक है, इसका उलट आप समझ लें। ठीक है, मैं आपको लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अ लेफ्ट skewed distribution is a called a negatively skewed distribution. In a left skewed distribution, a large number of data values occur on the right side with a fewer number of data values on the left. इसका उल्ट राइट skewed distribution का उल्ट है ये। ठीक है, a right skewed distribution usually occurs when the data has a range bound on the right hand side of the histogram. For example, a boundary such as 100, तो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ को डाटा का पीक होगा, डाटा वैल्यूज पीक। इसकी फर्दर उसको एक एग्जांपल के साथ अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम, तो नीचे हमने डिफाइन किया हुआ है, skewed left histogram is a histogram that is skewed to left. In this histogram the bars of histogram are skewed to the left, hence called skewed left histogram. For example को देखें आप, the following histogram shows the number of students of class 10 of a school according to the amount of time they spend on their studies on a daily basis. The maximum number of students study for 4.5 to 5 hours on daily basis. ठीक है होगी बात। तो आपने इस फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में या लेफ्ट स्क्यूड जो है हिस्टोग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि टाइम स्पेंड, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में जो टाइम स्पेंड करते हैं वो एक्स एक्सिस पे है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वाई एक्सिस पे है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि 1.5 से 2 घंटा एक रेंज है, 2 से 2.5 घंटे एक रेंज है, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 और 4.5 से 5। ठीक है, ये उसकी ग्रुप्स हैं या क्लासेस हैं। तो आप देखें कि 10 स्टूडेंट है जो
1.5 टू 2 आवर्स पढ़ते हैं, और 30 स्टूडेंट्स हैं जो 2 आवर्स से 2.5 आवर्स पढ़ते हैं, और इसी तरह से 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 60 है, 70 है, आपका 90 है, और 110 है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 4.5 से 5 घंटे तक पढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है या डाटा वैल्यूज हैं वो पीक उसकी फाइंड की गई है, मैक्सिमम पीक फाइंड की गई है राइट साइड पे। तो ये राइट साइड पे पीक है, और इसकी जो कम वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो इसको हम लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या लेफ्ट स्क्यूड लेफ्ट हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ये वाला एंड हो जा रहा है, हो रहा है। तो इसके अलावा जो ये तो नोट्स आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, और आई होप इट विल हेल्प यू। तो आप इसको रिवाइज करें, देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक पहले से ही हमने इसको पढ़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कुछ एडिशनल चीजें हम करेंगे उसमें। तो उसमें एक दो एडिशनल है, जैसे कि पहले हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था अपने प्रीवियस लेसन में, कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन जो एवरेज को बेसिकली अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो अगर किसी डाटा सेट की आप का एवरेज लेना चाहें तो उसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, और इसको मीन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्स बार से भी इसको, एक्स के ऊपर एक बार होता है, एक्स के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, तो उसको मतलब एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो आपको पहले भी बताया था कि दो तरह के डाटा सेट होते हैं, एक अनग्रुप्ड होता है और एक ग्रुप्ड होता है। तो आप ग्रुप अनग्रुप्ड का भी मीन ले सकते हैं, और आप ग्रुप का भी मीन ले सकते हैं। ठीक होगी बात। तो अच्छा, अरिथमेटिक मीन मैंने आपको इसमें जो बेसिक मेथड था जिससे मीन लिया जाता है वो मैंने आपको पहले एक लेसन में बताया भी था। अब आप देखें, अब आपको थोड़ा सा इसको मैं कुछ एक दो और मेथड्स के साथ अरिथमेटिक मीन को हमने कैलकुलेट करना है। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा क्लासिफाई करके कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए वो जो डिफरेंट मेथड्स हम मीन कैलकुलेट करने के यूज करते हैं वो किस किस तरह होते हैं और क्या क्या होते हैं, उनके फार्मूलाज क्या होते हैं और उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं जिसके साथ उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट commonly used average or mean of the central tendency. This is first part of central tendency। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन है उसको हम पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज और मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। तो जब आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होता है तो उसमें उस पे आप सिर्फ इसको एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो सिंपली कॉल्ड मीन। अरिथमेटिक मीन दिस इज proper definition of arithmetic mean is a quotient of sum of the given values and number of given values। तो यानी कि जितनी वैल्यूज आपको गिवन है अगर उनको सम अप कर लिया जाए और उनको काउंट कर लिया जाए और आखिर में उस सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दोज वैल्यूज, उनकी उसके टोटल नंबर को और उसकी टोटल वैल्यू को सम कर लिया जाए। अगर उसकी अमाउंट को सम कर लिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ वैल्यू से, तो
हमारे पास अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। ठीक होगी बात। आगे चलें। अरिथमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड फॉर बोथ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, इसमें दो तरह के डाटे आपके पास होते हैं, अनग्रुप्ड होता है और ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप्ड जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है विदाउट एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, और ग्रुप डाटा जो होता है वो आपका टेबुलर फॉर्म में होता है कंटेनिंग डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस। अब यहाँ पे हम क्लासेस भी कह सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, इफ एक्स इज इन्वॉल्व इन इज द इन्वॉल्व वेरिएबल, अगर आप किसी वेरिएबल जो डेटा को एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं उसको एक्स कह देते हैं, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स इज एब्रीविएटेड एज एक्स इज एब्रीविएटेड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, और उसको आप अरिथमेटिक मीन से ए एम से डिनोट कर सकते हैं, या आप एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं। एक्स बार देखें, एक्स के बिल्कुल ऊपर एक एक आप कह रहे कि एक बार है, बड़े वाला बार है, ठीक है ना। ये जो पिक्चर के अंदर आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बार है, ठीक है। ये आप ये यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसे लिख नहीं पा रहा, तो इस वजह से इस तरह का लिखा हुआ है इसको साइड पे। तो ये बेसिकली एक्स के ऊपर है ये बार। The arithmetic mean of x can be computed with any of the following formulas. अब इस पिक्चर पे आ जाएं। This picture is very important for your understanding. इसमें तीन तरह के मेथड दिए गए हैं जिससे हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, अगर इसकी रोज में देखें तो डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड है, मेथड ऑफ स्टेप डिवीजन, मेथड ऑफ स्टेप डिवीजन, ये तीन मेथड्स हैं जिससे हम अपने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया था, आज मैं इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अनग्रुप डेटा के केस में फार्मूला डिफरेंट है और ग्रुप डेटा के केस में फार्मूला डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था अनग्रुप डेटा अगर हो, अगर उसके में ग्रुप्स ना बने हो, तो आप सिंपली डेटा वैल्यूज को सम अप करें और टोटल नंबर काउंट करके उससे उसको डिवाइड कर दें। इट्स वेरी सिंपल। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। और अगर आपका डेटा ग्रुप फॉर्म में है, ग्रुप डेटा है, तो आप एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसके मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे प्रीवियस नोट्स में, तो आप उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मतलब उस न्यूमेरिकल को रिकॉल करें और उसको दोबारा से अपने यूज में लेके आए, और फिर उसको याद रखें कि वो डायरेक्ट मेथड है। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का वो डायरेक्ट मेथड है जिसमें एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन फॉर अनग्रुप डेटा एंड एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप डाटा होता है तो आप उसको समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ वाले फार्मूले से कर लें। अगर आपका अनग्रुप डाटा होता है तो आप उसको समेशन एक्स ओवर एन से कर लें। अब याद रखें, आपको जब अरिथमेटिक मीन कहा जाए कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो आपने इस मेथड से, जो फर्स्ट वाला मेथड आपको बताया है, उससे आपने उसको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, लिखा होगा प्रॉपर। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप इन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखें, एक्स जो है इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। एक्स की जो वैल्यू या मिड पॉइंट जिसको कहते हैं, या ऑलरेडी जो जो क्लासेस बनी हुई हैं या वो रेंजेस बनी हुई हैं, अगर आप उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो एक्स से डिनोट हो जाता है। इंडिकेट दैट इज अ वेरिएबल, ठीक है। और एन जो है इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स कॉलम में एक्स वेरिएबल के अंदर कितने डेटा नंबर्स हैं उनका उनकी क्वांटिटी, या एन इज इक्वल टू समेशन एफ।
तो एफ जो है वो इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ए जो है इंडिकेट अज्यूम्ड मीन, एंड डी इंडिकेट्स डेविएशन फ्रॉम ए, मीन से डेविएशन, दैट इज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने करूंगा जिसमें इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो भी फार्मूले के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड हुई हैं वो सारी इसमें आपको दिखा दी गई है, ठीक है। यू कैसे कैलकुलेट करना है, यू स्मॉल यू कैसे करना है, एच कैसे करना है, और समेशन क्या चीज है। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स के ये जो न्यूमेरिकल है ये आप इसको हल करने की कोशिश करें। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन वन। आप लोग इसको, ये तो आपकी नोटबुक में, अच्छा मेरी बात एक और समझ लें कि सब स्टूडेंट्स जो है ग्राफ पेपर्स को यूज करेंगे अपने नोट्स के अंदर। ग्राफ पेपर्स जो ग्राफ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने ग्राफ पेपर पे करने हैं और उनको अटैच करना है अपने नोट्स के साथ, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये सिंपल, इसको पढ़ें क्वेश्चन वन को और इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। अब देखें सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा by using direct method। direct method you already know because in ये दूसरा ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसमें एजेस है, तो वो ये एक्स वेरिएबल है और इसको आप डायरेक्टली समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ से इसको आप कर सकते हैं। अब इस आपके सामने है, मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्रोप्रिएट है, उसके मुताबिक आप इसको देखें और इसको कैलकुलेट करें, एंड यू कैन कैलकुलेट इट। आई ऑलरेडी नो कि आपको मैंने ये मेथड, डायरेक्ट मेथड पहले से आपको समझाया हुआ है। तो अब नीचे आ जाए, इसमें इस केस में क्वेश्चन थ्री में ये आपके सामने है, इसमें रेंजेस दी हुई हैं। अब इसको भी कैलकुलेट करें। दी फॉलोइंग डाटा शोज दी डिस्टेंस कवर्ड बाय 100 पीपल टू परफॉर्म देयर रूटीन जॉब्स। तो आप इसको इसको करेंगे मुकम्मल और इसका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सिंपल अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड करें, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। या आप इसको कर ले, मैं ऐसे कर लेता हूँ। सिंपल अरिथमेटिक मीन मैं कर लेता हूँ। आप इसको कहते बाय शॉर्ट कट मेथड, बाय शॉर्ट मेथड, ठीक है। आपने इसको शॉर्टकट मेथड के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड कैसे वर्क करता है उसको मैं आपको इसी एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बाकी आप लोगों ने खुद करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि शॉर्टकट मेथड कैसे है और आपका दूसरा मेथड कैसे है। तो शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हमारे पास जो डेटा है, अगर हम डेटा सेट देखें जो हम करने जा रहे हैं, तो वो ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। ये जो फॉलोइंग डाटा शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय 100 पीपल टू परफॉर्म देयर रूटीन जॉब। तो यानी कि लोग कितना सफर करते हैं अपनी आम दिन की जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस दिया गया है रेंजेस की शक्ल में, और नंबर ऑफ पीपल्स उस डिस्टेंस को कवर करते हैं, उस रेंज में कितने लोग उस डिस्टेंस को कवर करते हैं वो भी दिए गए हैं। वो उसकी फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो उसका रेंज है, रेंज हमारे पास मौजूद है। अब हम देखें, अब देखें, अब ये इसमें से कौन सा फार्मूला एग्जैक्टली यूज होगा, अब देख लें। क्योंकि हमने इनडायरेक्ट मेथड से करना है या शॉर्टकट मेथड से हमने करना है, दोनों सेम चीज है। शॉर्टकट मेथड से हमने करना है तो शॉर्टकट मेथड हम देखें, हमारे पास ये ग्रुप डाटा है, दिस इज ग्रुप डाटा, और ये इसमें ये वाला फार्मूला जो है वो मोस्ट सूटेबल होगा, तो वो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ये फार्मूला वी कैन डिफाइन इट, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी। इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, समेशन एफ डी सिंपल है ना ये, समेशन समेशन एफ डी
डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये इसका फार्मूला है जो हम जिसकी बेस पे हम इसको अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय ये है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ। समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ डी जो है वो कैपिटल में आएगा, और इसी के साथ हम ये हमारा फार्मूला है, एक्स बार है। तो इसमें हम इसका सोल्यूशन हम अगर क्रिएट करें तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला अपनी आसानी के लिए हमने इसको लिख लिया। अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, देख लें इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये टेबल हम यहाँ से बना लेंगे। कितने हैं, 3 है रेंजेस, देखें 4 5 है, और हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसको इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर लेंगे। इधर से इधर लिख लेते हैं कि डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस किलोमीटर, किलोमीटर। तो ये हमारी क्लासेस हैं, इसमें क्लासेस में लिखा हुआ है कि ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, और 20 to 30 है, 30 to 40 है। ठीक है, तो ये रेंजेस है। और हाँ, पीपल जो नंबर ऑफ पीपल जो है वो हमारी दैट इज आवर दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम डिनोट करेंगे एफ आई से। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल विद इन द रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। तो 10 पीपल है, 20 पीपल है, 40 पीपल है, और आपका 30 पीपल है। ठीक है, सो हेयर हेयर वी कैन सी 30 है। अब एक कॉलम हम और ऐड कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ कर्सर रखें और इसको एंटर करें तो एक कॉलम आपका ऐड हो जाता है। तो आपको ये कॉलम हेल्प करेगा टोटल करने में। ठीक है, तो देख लें हमारे पास ये है। अब हमने वी ऑलरेडी हैव फ्रीक्वेंसी, वी ऑलरेडी हैव। अब देखें, हमने एक्स मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट या हम इसको एक्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों वैल्यूज को सम अप करें और डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास आ जाता है 5। और इसी तरह से 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 15 आ जाता है। और 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 50 हो गया, ये आ जाएगा आपका 25। और यहाँ पे 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 70 है, 35 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे जी देखें, आगे बस यही है ना। अब ये आपका मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ आपका एक्स वेरिएबल है, जो आपका एक्स वेरिएबल, जिसको हम एक्स वेरिएबल कहते हैं। अब जो हमने डी कैलकुलेट करना है, अगर आप फार्मूलाज में देखें, मैं इसको पहले से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंट्रोल बी से अनबोल्ड कर देता हूँ। हाँ जी, अब आप देखें, पीछे आ जाएं, तो डी जो है, फॉर एग्जांपल डी दिया गया है, तो डी क्या चीज है, इंडिकेट डेविएशन फ्रॉम ए। ए जो है हमारा वो, ठहरे मैं आपको बताता हूँ, डी इज इक्वल टू x - a। ठीक है, डी इज इक्वल टू x - a। ठीक है, डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं x -
ए से। और ए जो है, ए आपका है अज्यूम्ड मीन। ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। ये आपने मीन की वैल्यू अज्यूम की होती है, जो कि आपने मीन की वैल्यू जो है वो आपने अज्यूम कर लेनी है। ठीक है, चेक इट अगेन। अज्यूम्ड मीन है ये, दिस इज अज्यूम्ड मीन। और यहाँ पे अज्यूम्ड मीन जो है हम उसको रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से, इन एक्स की वैल्यूज में से हम देख लेते हैं कौन सी एक कोई वैल्यू हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 25 अज्यूम्ड मीन कर लेता हूँ। इन वैल्यूज का जो अज्यूम्ड मीन है वो मैं 25 कर लेता हूँ। 5 है, 15 है और 25 है, 35 है। अब इनमें से मैंने अज्यूम्ड मीन करना है, तो मैं सपोज 25 कर लेता हूँ। आप 15 भी कर सकते हैं, मैंने इसको 25 ले लिया। अब देखें, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। 5 माइनस 25। अब देखें 15 माइनस 25। और देखें 25 माइनस 25। और आपका 35 माइनस 25, बिकॉज अज्यूम मीन ये है। तो अब इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लें तो कितनी आती है, -20 आती है। और अगर इसकी नीचे वाली की वैल्यू दोगे तो आपकी -10 आएगा। और इसका लोगे तो आपका 0 आ जाएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। अब इसको सम अप करें। सम अप अगर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, -10 माइनस ये आ जाएगी आपके पास -20। आपके पास ये टोटल है -20। अब आ जाए, ये कैलकुलेट हो गया आपके पास। अब आपने कैलकुलेट फार्मूले को देखें। आपने कैलकुलेट करना है एफ डी। आपने कैलकुलेट करना है एफ मल्टीप्लाई, मैं इसको मल्टीप्लाई को यहाँ से किसी सिंबल एक ले लेता हूँ, जो कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये है ये क्रॉस डी। अब आपने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ये -20 मल्टीप्लाई बाय 10, -20 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू -20। अब देखें, -10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू माइनस, इफ यू सी, ये 20 नहीं है, ये 200 है। 20 मल्टीप्लाई बाय 200, ऊपर भी 200 होगा। तो नीचे अगर देखें तो जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 40 को, तो 40 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है बात। अब अगर इसको सम अप कर लें तो आपके पास, इसको मैं बोल्ड कर लें, अब इसको कैलकुलेट कर लें, सबको सम अप करें तो हमारे पास आ जाता है समेशन एफ इज इक्वल टू -4। ये आ जाता है -100। आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाती है समेशन एफ डी की। समेशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एफ डी जो है आपका माइनस माइनस में है। और आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है ये n इज इक्वल टू स्मॉल n, समेशन
एन समेशन एफ इज इक्वल टू एन स्मॉल एन इज इक्वल टू, ये आपका आ जाता है 40 30, इनको सम अप कर लें 70, और ये आपके 100 आ जाते हैं पीपल, 100 पीपल आपके आ जाते हैं। ठीक होगी बात। अब यही वैल्यूज जब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती। अब इस फार्मूले को हम यहाँ से उठा लेते हैं, सारी वैल्यूज को यहाँ से टिक कर लेते हैं, और ये हम नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वैल्यूज हमारे सामने है। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, इज इक्वल टू जो कि है 25 प्लस, अब देखें हमारे पास है माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक होगी बात। तो इसको फर्दर अगर हम इसको करें तो हमारे पास आ जाएगा 25, और माइनस 100 क्रॉस हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो दैट विल इक्वल टू 24। तो इसका जो मीन है वो 24 है। इट मीन्स कि ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड से, या आपका इनडायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना। और ये आपको शो कर रहा है कि एवरेज जो है डिस्टेंस कवर किया जाता है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन 24 किलोमीटर, average distance covered by a person is almost 24, is almost 24 किलोमीटर। अच्छा, इसमें ये इसका आंसर है, आपने आंसर को इस तरह से एक्सप्रेस करना है। एक और चीज आपको बता दूं, वो ये है कि इसको अगर आप डायरेक्ट मेथड के साथ करके देखेंगे तो तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तब भी यही आएगा, अगर आप थर्ड वाले मेथड से करेंगे तब भी यही आएगा। और जब ये अनग्रुप डाटा में आपने ये अप्लाई करना है शॉर्टकट मेथड, तो आपने इसी तरह से आपके पास रॉ फॉर्म में, जैसे ये एक्स वैल्यूज आपके पास हैं, तो रॉ फॉर्म में भी आपके पास सिर्फ वैल्यूज दी गई होंगी, तो आप उसी तरह से डी कैलकुलेट करेंगे। एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे इस एक्स के डाटा सेट में से, और उसको जो आप उसका उससे डी कैलकुलेट कर लेंगे और डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। देन यू डेविएशन का सम आप कर लेंगे, जैसे ये है, तो डी सिंपल कर लेंगे, तो उस सूरत में फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, फार्मूला यही यूज हो जाएगा, फॉर्मूला यही यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, जब अनग्रुप डाटा के लिए करेंगे ये वाला मेथड यूज, तो उसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। ठीक है, होगी बात। अब ये आपको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये इनडायरेक्ट मेथड जो है जिसे आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं वो ये है। तो आप इसको यूज करें, और इसको जो है वो प्रैक्टिस करें। ये मैंने आपको एक दफ़ा करके दिखा दिया है। दूसरे आपने न्यूमेरिकल्स आपने खुद से करने हैं। तो आई होप दिस विल वर्क। तो अब इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताने वाली है, जो कि है स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड, इनडायरेक्ट एंड स्टेप डिवीजन, स्टेप
डेविएशन है क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, नॉट डिवीजन, इट्स डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको अब एक्सप्लेन करना है। तो इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, इसी एग्जांपल को हम फर्दर यूज करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड के लिए। तो इसी को वी कैन यूज द सेम एग्जांपल। तो अभी ये है, मैं आपको थोड़ा सा ना एक पीडीएफ फाइल भी शेयर करूंगा जिसमें इस मेथड को, ये दोनों मेथड जो है ये आपको, टेक्निकल जो मेथड है ये आपको अ, अच्छे स्टेप्स के साथ आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें इसमें आप देख लेंगे तो आपको इससे भी हेल्प मिल जाएगी। एक सिंपल मेथड है और फिर इसके बाद शॉर्टकट मेथड है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो शॉर्टकट मेथड है तो आपका ये एफ ई हो गया। अब इसी तरह से स्टेप डिवीजन मेथड है। तो स्टेप डिवीजन मेथड जो है वो आपका ये, दिस इज वेरी क्लियर। तो स्टेप डिवीजन मेथड में उसी तरह से फ्रीक्वेंसी बनेगी, मिड पॉइंट बनेगा, और जो डिफरेंस आएगा अज्यूम्ड मीन होगा। अज्यूम्ड मीन होगा तो डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ आएगा आपका एच का। एच जो है वो एक क्लास से दूसरी क्लास में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, जो यूजली 1 होता है, तो वो आपका इसमें मतलब इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हम इसी एग्जांपल को इसी तरीके से हम इसको अगर ले लें और इसको इस तरह से अगर हम यूज कर लें, इसकी जगह पे हम इसको इसको हम खत्म कर दें। अच्छा, इस तरह से अगर इसको करना है तो हम इसको कर सकते हैं कि यू यहाँ पे यू है, यू आई है, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं और इसके बाद इसको इसके फार्मूला, जो यू का फार्मूला है वो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स एंड डिवाइडेड बाय एच कर लेते हैं इसको। तो इसमें जो एच जो है वो डिफरेंस हमने देखना है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो है वो जो लिमिट्स बनी हुई है वो हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि लिमिट्स का है थोड़ा सा इसमें इशू, क्योंकि इंक्लूडिंग लिमिट्स में आपका जो रेंजेस है ना, इंक्लूडिंग लिमिट्स में होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ डिफरेंस होना चाहिए कम से कम एक नंबर का। तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो देखिए, साइज ऑफ द क्लास, क्लास केस ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है ना। तो एक क्लास से अगली क्लास के इंटरवल का डिफरेंस जो है वो लाजमी है। तो अगर वो इंटरवल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको नहीं छेड़ते, हम, मैं आपको वही पीडीएफ से बता देता हूँ। तो ये देखिए पीडीएफ है, पीडीएफ में आपका ये फार्मूला है कि ए प्लस समेशन एफ यू divided by summation f multiplied by h. h is the width of the class interval, class interval का जो width है वो कितना है देख सकते हैं आप। you can see the width of class interval कितना है केस में। इस केस में देख लें कितना है, 65 से 85 तक कितना है, 65 से 85 तक 20 है, ये 20 का है बेसिकली इंटरवल। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145। सो यू कैन सी कि हर क्लास के दरमियान में जो इंटरवल है वो 20 का इंटरवल है, और जिसको डोनेट किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है एज से। एज इज इक्वल टू 20। तो वो जो डिफरेंस है क्लासेस के दरमियान, जो डिफरेंस है वो 20 है,
जो कि एच से डिनोट किया जाता है, और अज्यूम्ड मीन उसी तरह से आप कोई भी वैल्यू जो है वो आप एज अज्यूम्ड मीन आप ले सकते हैं। जैसे कि 114.5 यहाँ पे ले ली गई है, तो आप 130.45 भी ले सकते हैं, या मिडल वैल्यू आप जितनी ये है आपके पास वैल्यूज हैं उसमें मिडल वाली वैल्यू को आप एज ए अज्यूम्ड मीन ए से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो यू का जो स्मॉल यू का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच मैंने आपको बता दिया, एक्स जो है आपका मिड पॉइंट्स है, तो एक्स वैल्यू को माइनस अज्यूम्ड मीन को एंड डिवाइडेड बाय 20। तो एक्स की वैल्यू इस पूरे कॉलम में जो 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 एक्स की वैल्यू होती जाएगी वो चेंज होती जाएगी, उसको सारा लिख लें और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, और इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक कॉलम बन जाएगा दैट इज स्मॉल यू, और फ्रीक्वेंसी को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर देन उसी तरह से वही कॉलम बन जाएगा। समेशन एफ है, समेशन एफ यू आपके पास आ जाएगा, और उसको फिर फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आंसर शुड बी द सेम, दोनों मेथड से, तीनों मेथड से आपका आंसर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग इसी तरह से ये इसको नोटबुक्स पे जो आपका रजिस्टर है उस पे सारे एक आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक हो गया। अब आज के लेसन में आपने अरिथमेटिक मीन को थॉरोली देख लिया है, और डिफरेंट मेथड्स जो यूज होते हैं उसको कैलकुलेट करने में वो सारे आपने देख लिए हैं। ठीक हो गया बात। अब ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब जो चीज़ है हमारे पास, ये फाइल भी आपके साथ शेयर हो जाएगी जो पीडीएफ। अब है जी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, बल्कि मेरा ज़हन है कि मैं और भी कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करूं जिस जो कि फ्रीक्वेंसी जो है हिस्टोग्राम के रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने उसको भी ध्यान से देखना है और उसको कोशिश करनी है करने की। तो बाकी वो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, उन न्यूमेरिकल्स को आप रीड आउट करेंगे और ग्राफ पेपर पे डाटे के अकॉर्डिंगली आपने हिस्टोग्राम जो है वो बनाना है और उनको नोट्स में अपने साथ लगाना है। ठीक है, तो ये आपका लेसन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट